मेरे बच्चों, राइज एकेडमी ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। तो देखो, आज हम पढ़ने वाले बेटा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स? देखो, हम इस टॉपिक पे करेंगे आज। इनफैक्ट आपका पूरा चैप्टर नंबर 9 कवर हो जाएगा। हम फोर्स के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद लॉज ऑफ मोशंस, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड सारा जाएंगे। मोमेंटम, पहले हमें मोमेंटम पढ़ना पड़ेगा, फिर हम सारा लॉज ऑफ मोशन को समझ लेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, रिकॉइल वेलोसिटी एंड न्यूमेरिकल्स, ब्ला ब्ला ब्ला, जितने भी आने वाले हैं हम सब कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों मेरी बात सुनो। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, क्या आपने गब्बर सिंह मूवी देखी है? वो नहीं, अरे ओ सांबा, कितने आदमी थे, वो नहीं, गब्बर इज बैक, अक्षय कुमार वाली। ठीक है, तो उसमें प्रोफेसर आदित्य जो होते हैं वो बड़े अच्छे बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, उन्होंने आपने देखा होगा कि उस टाइम में बताते कि बच्चों फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो उन्होंने बताया था कि 5 टाइप्स का। उन्होंने ये बोला था कि 5 एलिमेंट से दुनिया बनी है और 5 एलिमेंट से बॉडी। उसी तरह 5 फोर्स भी कितने? 5 टाइप के। तो हम लोग बात करेंगे फोर्स, फिर एक एक टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। एक्चुअली में क्या होता है बेटा, हम लोग 2 टॉपिक पढ़ते हैं। एक होता है काइनेमैटिक्स। बोले सर ये तो 9th क्लास में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो मैं क्यों बता रहा हूं। और एक होता है डायनामिक्स। बात समझ में आ रहा है? एक काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स, दोनों का रिलेशन है मोशन से, लेकिन यहां पर फर्क ये है कि यहां पर कॉज ऑफ मोशन की बात नहीं होती है और यहाँ पे कॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं। देखो बेटा, मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा, ऑब्वियसली ये बॉडी मोशन में आएगी। ठीक है, ये बॉडी मोशन में आएगी। मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा, ये बॉडी मोशन में आएगी। तो हम क्या पढ़ेंगे? डायनामिक्स। डायनामिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक्स? कॉज ऑफ मोशन की बात करनी पड़ेगी। इसका मतलब यहाँ पे फोर्स की बात करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे नॉट कॉज ऑफ मोशन। इसका मतलब ये हुआ आपको फोर्स की बात यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी, आपको डायरेक्ट ट्रैक की बात करनी पड़ेगी। आपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा होगा मोशन। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? मोशन आपने पढ़ा है, वहां पर एक बॉडी सिर्फ मूव करती है, कितनी वेलोसिटी से, कितना एक्सेलरेशन से, डजंट मैटर, बट वहां पे मूव करती है। आपको किसी ने ये नहीं पूछा होगा कि वहां पे हमने कितना फोर्स लगाया तब ये बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, तो एक्चुअली में ये जो चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये डायनामिक्स का चैप्टर है। इसमें कॉज ऑफ फोर्स, कॉज ऑफ मोशन की बात करनी पड़ेगी, इसका मतलब फोर्स की बात करनी पड़ेगी। तो चलो यहां पर हम बात करते हैं फोर्स की। तो व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स? फोर्स एक्चुअली में हम बता नहीं सकते क्या है। फोर्स को हम बता नहीं सकते क्या है, बस फोर्स को हम फील कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि 5 एलिमेंट से दुनिया बनी है और 5 एलिमेंट से बॉडी, तो उसी तरह 5 टाइप ऑफ फोर्स होता है जिसमें आप बात करोगे कि सर एक होता है पुशिंग, सुना होगा पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग। ठीक है, लिफ्टिंग, ट्विस्टिंग, अरे बहुत तरीके के होते हैं। बेंडिंग, बेंडिंग, टेंशन, शेयर, दिस ऑल आर टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स। तो बेटा यहाँ पर आता है बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। पहले हम किसकी बात करेंगे? बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। What do you mean by balanced and unbalanced force? यहाँ पे टॉपिक पे लिखा भूल गया था मैं। बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में आप क्या जानते हो? देखो सीधी बात है, सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ। नवरात्रि गए थे अपन देखने, यार अभी तो 2 साल से जा ही नहीं रहे, तो पता ही नहीं चल रहा कि हमारे मोहल्ले की लड़कियां कितनी बड़ी बड़ी हो गई। सॉरी ये मजाक था, लेकिन मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि नवरात्रि में हम जाते हैं, तो नवरात्रि में लड़कियां जब खेलती है तो एक को फुगड़ी ना क्या बोलते हैं पता नहीं, ये एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़ के सब गोल गोल राउंड राउंड घूमते हैं। तो वहां पर क्या होता है, दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं एक दूसरे के डिफरेंट डायरेक्शन पे। अगर वो समझ में नहीं आ रहा हो तो यहाँ समझो, एक एम मास का ब्लॉक है, एक भाई मेरा इसको खींच रहा है, इधर क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। चलो मान लिया कि इसको 10 न्यूटन से फोर्स लगा,
किससे? 10 न्यूटन से फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन दूसरा भाई जो है मेरा, वो भी क्या कर रहा है? ये भी फोर्स लगा रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। अभी ये न्यूटन भाई आपको समझ में आएगा थोड़ी देर बाद। अरे इन्होंने जिंदगी खराब कर रखी है हमारी। तो चलो देखो, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं, वो टग ऑफ वॉर जो होता है, अरे रस्सी वाला, रस्सी खींचने वाला यार। एक रस्सी इधर पकड़ा, एक ही रस्सी रहता है, 5 लोगों ने इधर पकड़ा है, 5 लोगों ने उधर पकड़ा है, दोनों खींचातानी करते रहते हैं, पता नहीं क्या मिलता है उनको। हाँ, हार जीत होती है। जब वहां पर दोनों एक जैसा फोर्स लगाएंगे तो वो टाई हो जाता है, मतलब बराबर बराबर रहता है। तो यहां पर देखो, मान लो 10 न्यूटन से इधर, 10 न्यूटन से इधर, तो इस केस में क्या हो रहा है? F net is equal to 0। F net क्या है? नेट फोर्स 0 है। ये बॉडी ना तुम्हारा मूव करेगा, कुछ भी नहीं, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो एक बात पता चला कि बैलेंस फोर्स, द फोर्स इन विच द F net is 0। तो एक बात यहां से ये भी आ गया कि बैलेंस फोर्स की वजह से बॉडी ना अपना स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करेगा, ना अपना स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करेगा। ये दोनों चेंज नहीं करेगा, ठीक है। अगर रुका हुआ है, बैलेंस फोर्स लगा रहा है, रेस्ट पर है तो ये रेस्ट पर ही रहेगा, और अगर ये मोशन पे है तो मोशन पे ही रहेगा। इतनी बात समझ में आ गया? बैलेंस्ड फोर्स। लेकिन हम बात करें अनबैलेंस्ड फोर्स, तो यही पे बात कर लेते हैं ना। टग ऑफ वॉर जो है तुम्हारा, वो रस्सी वाला खेल, ठीक है, वो खींचातानी करते रहते हैं। अब खींचातानी करते रहते तो क्या होता है कि एक पार्टी ने जोर का झटका ऐसा लगा दिया, तो क्या हुआ? सामने वाला बड़ा इधर गिर जाएंगे और ये इधर गिर जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ? अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या बात कर रहा हूं यहाँ पे? अनबैलेंस्ड फोर्स। इधर देखो ना यार, ये मैं सांड से मिट्टी लड़ा लेता हूं, अगले दिन मेरे को हॉस्पिटल में दिखोगे आप, मतलब दिखूंगा मैं, ठीक है। अब सांड से मिट्टी लड़ाऊंगा मैं, मेरी ताकत कम, वो लगाएगा सांड, ठीक है, बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो ये क्या अनबैलेंस फोर्स हो गया ना, चीटिंग हो गया भैया ये तो। मतलब यहां पर देखो, ये मैं इधर फोर्स लगा रहा हूं, ये भाई साहब लगा रहे 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में, और ये भाई साहब लगा रहे हैं 20 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो F net फाइनली बॉडी किधर की डायरेक्शन में जाएगी? इधर की डायरेक्शन में जाएगी। तो इस केस में अगर आप F net की बात करोगे तो क्या 20 माइनस 10, ये 10 न्यूटन। अरे 10 न्यूटन से मैं पीछे चले जाऊंगा, सांड मेरे को घसीटता हुआ लेके चले जाएगा, तो फिर अगली बार पड़ा भी नहीं कहूंगा। नहीं, सांड से मिट्टी लड़ाना भैया, सिंग वाले जानवर बहुत खतरनाक होते हैं। तो देखो, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। बेटा आपको बता दूं, एक्सेलरेटेड मोशन जो होता है वो अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से आता है। क्या ये बात क्लियर है? अनबैलेंस्ड फोर्स एंड बैलेंस्ड फोर्स, इतनी बात तो समझ में आ गई। लेकिन हम बात करेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। बच्चों, न्यूटन भाई साहब जो बता रहे थे, एक्चुअली मैं बताऊं, न्यूटन के बारे में बड़े ही रोचक, बड़े इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। कहानी नहीं है, क्योंकि हकीकत है। मैं सुनाता हूं क्या है। हम बात कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। देखो, लॉज ऑफ मोशन, पहले तो इस वर्ड पे गौर करो, व्हाट डू यू मीन बाय लॉज। एक तो होता है लॉ। लॉ का मतलब होता है नेचुरली अकर्ड, ऐसा ही समझ लो इंग्लिश में, ठीक है। नेचुरली अकर्ड मतलब, लॉ का मतलब यह होता है कि वो ऑलरेडी प्रकृति में, नेचर में एग्जिस्ट करती है, उसे किसी ने पता करा और उसके बारे में थ्योरी दे दी हमें, और हमारे जीना आराम कर दिया। जैसे ये न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, पेड़ से सेब क्या गिरा, हमारी जिंदगी झंड कर दी। तो देखो इधर लॉज नेचुरली अकर्ड, और दूसरा जो होता है, एक होता है रूल, और रूल तो बनाए, कानून बना सकते तो क्या तोड़ नहीं सकते? बहुत सारे कानून के रखवाले हैं ना, बनाते भी है और तोड़ते भी है, समझ सकते हो, ठीक है। ये रूल, ये हम इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन इसको कोई तोड़ नहीं सकता। नेचुरली ये चीज होती है। तो यहां पर आ गया लॉज ऑफ मोशन।
यार मोशन के लॉज, मोशन क्यों करेगा, कैसे करेगा? तो हकीकत बताऊं, ये न्यूटन भाई साहब के पास पहले नहीं आया था। न्यूटन तो लिखो, नहीं तो न्यूटन के बिना काम कैसे हो गया? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। एक्चुअली में न्यूटन के दिमाग की ये उपज नहीं है, न्यूटन ने नहीं बताया ये चीज, बाद में न्यूटन ने काम करा है, मैं बताता हूँ। एक्चुअली में इनके गुरु ही समझ लो, ये सीनियर थे। एक साइंटिस्ट का नाम था गैलीलियो गैलीली, यार नाम ही गैलिया वो, मतलब जो भी, गैलीलियो गैलीली। इनके दिमाग में एक सवाल आ रहा था। बोले क्या आ रहा था कि अगर वो एक ऑब्जेक्ट, एक बॉल लेते हैं और इसको अगर थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं तो ये थोड़ी देर क्या करता है, मूव करता है और ओरिजिनल पोजीशन रेस्ट पे आ जाता है। पहले क्या था, वो रेस्ट पे था, इनको इन्होंने क्या किया, फोर्स लगाया। फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने के बाद ये क्या हुआ, मूव करना शुरू कर दिया इसने, मूव करा और फाइनली एक पोजीशन पे आके ये रुक गया। उसके दिमाग में कई सालों तक ये सवाल चलता गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, अगर ये बॉडी मोशन में आया है तो मोशन में ही क्यों नहीं जा रहा है। हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे होता है जिसके बारे में हम सोचते हैं, तो उन्होंने भी ये बारे में सोचा, लेकिन इनको कोई जवाब नहीं मिला। अब सवाल ये होता है, अब आज ये हमारा न्यूटन साहब, न्यूटन साहब इनकी थ्योरी वगैरह सारी बातों को अच्छे समझते थे। अब न्यूटन जो थे ना, ये 1665 ईस्वी, 1665 ईस्वी में जब इन्होंने अपनी बैचलर की डिग्री कंप्लीट कर ली, इसकी बैचलर की जब इनको यहाँ पे डिग्री मिल गई तो 1965 में एक बीमारी आ गई बेटा, प्लेग। प्लेग नाम सुना होगा, जैसे अभी कोरोना ट्रेंड पे चल रहा है, ठीक है, तो उसी तरह वो ट्रेंड में क्या था, प्लेग। तो प्लेग में 2 साल तक, लगभग 2 ईयर तक कॉलेज, स्कूल, मार्केट सब क्या हो गया, लॉकडाउन। इसको तो बड़े अच्छे से समझते हो क्या लॉकडाउन क्या होता है। 2 साल से भुगत रहे हो तुम लोग, स्कूल का मुंह नहीं देख पाए हो, बच्चों को स्कूल नहीं जाने दे रहे। अरे यार कोई बात नहीं, ये वक्त भी निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखो ये 2 साल तक क्या हुआ, स्कूल कॉलेज बंद हो गया। अब न्यूटन बैठा था फ्री, अब न्यूटन साहब फ्री बैठे थे। कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का होता है। अब खाली दिमाग शैतान का होता है तो इन्होंने शैतानी शुरू कर दी। इन्होंने क्या करा कि इनकी जो ये बात थी कि ये बॉडी मूव कर रही है तो कंटिन्यू मूव क्यों नहीं कर रही है, ठीक है, रेस्ट पे क्यों आ रही है। तो इन्होंने क्या करा, 2 अपने प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया। एक था तुम्हारा लॉज ऑफ मोशन, कौन, न्यूटन भाई ने, और दूसरा क्या करे, दूसरा क्या, यूनिवर्स, अरे लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। बच्चों ये देखो लॉज ऑफ मोशन, और इन्होंने बोला कि लॉज ऑफ मोशन जो हो ना 3 तरह के होंगे, जिन्होंने बोला फर्स्ट, एक बोला सेकंड और बोला थर्ड। ये साले लॉकडाउन में हमें जीने नहीं देंगे। एक तो लॉकडाउन हमारे ने हमको परेशान कर रखा है, दूसरा लॉकडाउन ने इन्होंने क्या करा, लॉज ऑफ मोशन ला दिया और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। क्या क्या होगा हमारे साथ, बहुत अत्याचार है। चलो नहीं, हमें पढ़ना है, ठीक है, तो ये सारे लॉज हमें पढ़ना है। तो एक्चुअली में ये देन किसकी है, गैलीली की वजह से इन्होंने सोचा और इनके बारे में इन्होंने पता करा कि यार लॉज ऑफ मोशन जो होता है वो क्यों होता है। ये लॉकडाउन में इन्होंने ये सारे कांड कर दिए। तो अब हमें लॉकडाउन के जो भी नतीजे हैं वो तो भुगतने पड़ेंगे। चलो हम पढ़ते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा। अब हम एक एक करके सारे लॉज के बारे में बात करेंगे, ठीक है बेटा। लॉज ऑफ मोशन, हमारा हेडिंग ये रहेगा लॉज ऑफ मोशन, और बड़े अच्छे से समझेंगे आप, प्लीज बने रहे। और अच्छा लगे ना तो यार एक लाइक, सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दियो, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये मोशन में तो बच्चों पे मोशन नहीं करती है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन। क्या ये बात समझ में आ रहा है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, पहला, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है।
बच्चे इसको समझने की कोशिश करते हैं। हिंदी में इसका नाम क्या है पता है? जड़त्व। क्या? अरे इस पे गौर मत करना, लेकिन जड़त्व देखो, जड़त्व मतलब जड़, और जड़ का मतलब तुम लोग क्या समझते हो? रूट। और रूट जहां गड़ गया वो क्या हिलेगा? नहीं। बोलता ना, अबे तेरे को जड़ निकल गया क्या जो वहां से उठ ही नहीं पा रहा है? ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? जड़, इनर्शिया। ठीक है, तो न्यूटन कहता है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, बोलता है कि अ बॉडी until unless is in rest or in continue motion whenever an external force is applied। बात समझ में आ रहा है? क्या बोला मैंने? a body at rest or in continue uniform motion until unless an external force is applied। बच्चों ये बोलना चाह रहे हैं, देखो हमारे पास एक ब्लॉक है, इसका मास m है। ठीक है, ये क्या है? रेस्ट पे। ये रेस्ट पे, तो ये रेस्ट पर रहेगी, इसका वेलोसिटी क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, ये ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहेगा। तुम भले इसको 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल इस बॉडी को यहीं पे रख लो। ठीक है, लेकिन अगर हमने बात करी यहाँ पर एक और बॉडी है, इसको तुमने कुछ फोर्स लगाया और ये मूव कर रही है v बराबर कांस्टेंट से, तो ये मूव करती रहेगी, ये मूव करती रहेगी जब तक कि आप इसमें कोई F एक्सटर्नल ना लगाओ। इसमें F एक्सटर्नल लगाओगे तो ये मोशन में आ जाएगी, और इसमें F एक्सटर्नल लगाओगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। तो बच्चों बात यहां पर ये हमें समझ में आया कि एक बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो रुका ही रहेगा, रेस्ट पर ही रहेगा जब तक कि आप उसमें कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ, या फिर यहाँ पर अगर कोई कांस्टेंट मोशन कर रहा है तो वो मोशन करता रहेगा जब तक कि आप उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ। तो यहाँ से 2-3 बातें बाहर आती है, मतलब अरे टाइप ऑफ इनर्शिया यार, टाइप ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो टाइप ऑफ इनर्शिया हमारे 3 टाइप में आ जाता है। बोले एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो बच्चों समझ में आया, और एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है? ये 3 टाइप के हैं, मैं तीनों को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा, और अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, बच्चे हम लोग जा रहे हैं नानी के घर, काहे से? बस से जा रहे हैं। ठीक है, अब बस से हम लोग नानी के घर जा रहे हैं, नानी घर जा रहे हैं, बस स्टॉप पे गए, गाड़ी में बैठे रहे, और एकदम से क्या करा? बस ड्राइवर ने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, क्या हुआ? जो बस है वो सडनली मूव करने लग गई, तो आप क्या होंगे? आप यहां पे बैठे होंगे सीट पे। ठीक है, अब सीट पे थे, बस क्या हुआ? हमारा आगे चला गया, हमारा चुन्नू पीछे चला गया, फॉल बैकवर्ड। क्या हुआ? अरे चुन्नू भाई साहब पीछे ऐसे टिल्ड हो गए, तो क्यों? ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक्शन में बेटा ऐसे बैठे हो आप, ठीक है, अब ऐसे बैठे हो तो बॉडी का कांटेक्ट आपका सीट के साथ है, लोअर बॉडी। ठीक है, तो कांटेक्ट आपका बस के साथ है, अपर वाला आपका फ्री है। ठीक है, अपर वाला आपका फ्री है, तो क्या हुआ? बस सडनली तुम आगे बढ़ गई, तो तुम क्या रेस्ट पर रह गए, आपका नीचे वाला पोर्शन मोशन पे आ गया। ठीक है, और आप नीचे ऐसा हो जाओगे कि नहीं जाओगे? क्योंकि आप जहां थे वहीं रहोगे। अब ये ऐसा आगे चला गया तो आप पीछे ऑब्वियसली पीछे ही आओगे। जहां तो लोअर पार्ट आगे जा रहा है तो तुम पीछे की तरफ टिल्ट करोगे नहीं करोगे? तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक तो ये हो गया एक एग्जांपल, पहला। एग्जांपल नंबर दूसरा, पेड़ से फल तोड़ने के
बहुत इच्छा रहती है हमारी, चलो जाम का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, आम का पेड़ है, छोटे छोटे पेड़ की बात कर रहा हूँ। अब हमें पेड़ तो आम तोड़ना है या कुछ भी तोड़ना है, तुम गए और ऐसे ऐसे करके हिलाने लग गए, ठीक है। अब हिला किस करो आप पेड़ को, लेकिन जो आपके फ्रूट्स वगैरह जो है, पत्ती वगैरह, वो तो रेस्ट पर ही है ना। अब एकदम से आपका ऐसे ऐसे करके हिलाओगे तो गिर जाएगा ना। तो सेकंड एग्जांपल ये हो गया। तो ये सब क्या इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन है, ठीक है। अब इनर्शिया ऑफ मोशन अपोजिट किसका, नानी के घर तो पहुंच गया, बस स्टॉप पे उतरना हमको, ठीक है। अब गाड़ी स्पीड में थी, गाड़ी क्या है सेकंड का, सेकंड की हम बात करें इनर्शिया ऑफ मोशन। अब नानी के घर पहुंच गया, बस स्टॉप पे गाड़ी को रोकना था, हाई स्पीड में थी, सडनली उसने क्या कर लिया, ब्रेक लगा दिया। बहुत गुस्सा आता होगा ड्राइवर पे, है ना, मारने का मन करता उसको, तो पगला हम उनको, उसको फिजिक्स ही नहीं आता ना, दिक्कत तो वही है। फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको क्या है, ड्राइवर को फिजिक्स नहीं आती थी, उसने क्या कर लिया, ब्रेक लगा दी। कैसी, एकदम सडनली ब्रेक लगा दी। भाई साहब से पूछा भी नहीं कि नानी का घर आ गया क्या, ठीक है। अब सडनली ब्रेक लगा दी, तो हमारा चुन्नू कैसा बैठा था सीट पे, ऐसा बैठा था क्या, अरे कैसा बैठा, ऐसा बैठा हुआ, ठीक। चलो ऐसा हमारा बैठा चुन्नू, बैठे भाई साहब। अब एकदम से ब्रेक लगा दी, गाड़ी पहले किधर ऐसा मोशन में था, गाड़ी ऐसे मोशन में था, अब ब्रेक लगा दी, बस क्या हुआ, स्टॉप हो गया। तो फाइनली जब आप मोशन पे थे तो आपकी पूरी बॉडी मोशन पे थी क्या, आपकी पूरी बॉडी मोशन पे थी। अब लोअर जो है आपका सीट से कांटेक्ट में है ना। अब क्या हुआ, एकदम से गाड़ी रुक गई, तो आपका ये लोअर पार्ट है, यहां से देखो देखो देखो, अब रुक गए, कौन सा लोअर पार्ट रुक गया, तो फाइनली आपका अपर पार्ट तो आगे की तरफ मोशन में था ना, तो ये भाई साहब इधर फॉल हो जाएंगे आगे की तरफ, फॉल फॉरवर्ड। तो ये बैकवर्ड फॉरवर्ड समझ में आ रहा है ना बच्चों, थोड़ा इमेजिन करो यार, फिजिक्स इमेजिनेशन मांगता है, और बस में तो बैठे होंगे ना, तो ये बात तो हमें समझ में आ गई, ठीक है। फॉल फॉरवर्ड, फॉल बैकवर्ड, ये समझ में आ गया ना। अच्छा एक और चीज, अब उतरते मतलब बस स्पीड से आप एकदम से उतरोगे और अगर सडनली आप रुक जाओगे ना, तो मुंह केवल गिरोगे, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तो आपने देखा होगा, अगर चलती गाड़ी से उतरना हो तो उसी के डायरेक्शन में हमें थोड़ी देर तक दौड़ना पड़ता है, नहीं तो मुंह दिखाने के मतलब मुंह टूट जाएगा। ओके, अपने तो पहले अच्छे नहीं है यार, अपन भागते नहीं इसलिए, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गई, ये इनर्शिया ऑफ मोशन जो था, लॉज ऑफ इनर्शिया इसके टाइप्स है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का ज्यादा मैं दिमाग खाऊंगा नहीं। बस वाला क्या होता है, गाड़ी चलाते जब टर्निंग आती है, ऐसा टर्न बैंड रोड आता है टेढ़ा वाला, तो ऐसा मतलब ऐसा घुमाता है, तो अपन ऐसा थोड़ा साइड हो जाते हैं, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है बेटा। तो सेकंड लॉज को पढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा मोमेंटम। क्या पढ़ना पड़ेगा, मोमेंटम। बोला व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंटम। देखो बेटा, मोमेंटम जो है ना, मोमेंटम एक टर्म है, मोमेंटम को हम लोग पी से नोट करेंगे। मोमेंटम एक क्या है, एक टर्म है। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, अगर हम कायदे से बात करें, ये है हमारे पास एक ब्लॉक, ये बॉडी है हमारे पास। अब अगर आपने इसमें क्या करा, फोर्स लगा दिया, देखो मास है। अब बताओ यहाँ पे, अगर ये 10 किलो का है और आप फोर्स लगा रहे हो तो आसानी से मूव हो जाएगा। अब यहीं पर अगर ये 100 किलो का है तो क्या आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, अरे ठीक है क्या। अब यहाँ पे 10 इस मास को हमने क्या करा, फोर्स लगाया, तो ये मोशन करने लग गई। अरे मूव विद वेलोसिटी, कौन से, v से ये मूव करने लग गया। बात समझ में आ रहा है। तो आप अगर किसी बॉडी को फोर्स लगा रहे हो, उसमें मास है और वो बॉडी मूव करने लग गई, तो आ गया मोमेंटम। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज कॉल्ड मोमेंटम। अब m मास का बॉडी लिया,
जब इसमें मैंने फोर्स लगाया तो v वेलोसिटी उसमें प्रोड्यूस हो गई। तो मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, किसका? ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी वेलोसिटी आएगी वो, ठीक है। इसमें ज्यादा वेलोसिटी आएगी, इसमें आपकी कम वेलोसिटी से आएगी। अब भले जितने न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया? मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा, ऐसा यूनिट की बात तो हम लोग बचपन से करते आते हैं। मास का क्या हो जाएगा? केजी, और मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का होता है। तो बच्चों ये बस समझ में आया? अब मोमेंटम तो हो गया। एक मिनट, एक एग्जांपल से हम बात समझते हैं मोमेंटम को। एक है हमारे पास एक हाथी का बच्चा जिसका वजन है 2000 किलो। मास कितना है हाथी का बच्चा? अरे एलिफेंट ले लिया, वो तेरा मोटा दोस्त नहीं है ना, एलिफेंट है, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी क्या है? 5 मीटर पर सेकंड से भाई साहब ये दौड़ रहा है, दौड़ लगा रहा है। अब तुम समझ सकते हो कि हाथी का बच्चा कैसा दौड़ेगा, ठीक है। अब यहीं पे मैंने बोल दिया सेकंड केस, एक बुलेट है, जराफ सा, ठीक है। अब ये बुलेट जो है ऐसा कुछ है। अब बुलेट की जो मास है मैंने 0.02 केजी ले लिया, और इसकी वेलोसिटी जो है ना वो 400 मीटर पर सेकंड से क्या भाग रही, अरे दौड़ रही है। भक्ति दौड़ती नहीं है, फायर करते हैं तो जाती है। अब दोनों का मोमेंटम निकालना है। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना? 2000, हाथी का बच्चा 5 5 10, अरे 10 हो गया, और 1 2 3 कितना न्यूटन? 10,000 न्यूटन, सॉरी केजी, मीटर पर सेकंड। तो बच्चों ठीक है, अब याद देखो, इसकी हम बात कर रहे थे मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां पर 0.02 केजी इनटू 400, इसको आप मल्टीपल करोगे 800 मतलब 8 केजी मीटर पर सेकंड। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, जिसका मास कम होगा उसमें अगर आप थोड़ा सा भी फोर्स लगाओगे तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। तो मोमेंटम किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एक तो आपकी वेलोसिटी के ऊपर और एक आपका मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक्चुअली मैं मोमेंटम पढ़ाने के पीछे मेरा रीजन ये है कि सेकंड लॉज ऑफ मोशन बिना मोमेंटम के आप समझ नहीं सकते हो। क्या बोला मैंने? बिना मोमेंटम के आप सेकंड लॉज ऑफ मोशन नहीं समझ सकते हो। मोमेंटम का मतलब यहां देखो, अच्छा क्या चेंज इन मोमेंटम हो सकता है? ऑब्वियसली मोमेंटम चेंज हो सकता है। यही से थोड़ी सी बात कर रहे थे हम लोग, चेंज इन मोमेंटम हो सकता है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अरे यहां पर देखो, इसका मोमेंटम में इसका मास है m1, तुमने v वेलोसिटी दे दिया v1, अब तुमने इसको फोर्स लगा दिया, मास तो चलो हाँ जो भी हो m1 m2, वेलोसिटी क्या होगा v2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 v1, इधर क्या हो जाएगा m2 v2। यार मोमेंटम अलग हो सकता है, जब मैं यहाँ पे f1 लगा रहा हूँ और यहाँ पे f2 लगा रहा हूँ, मोमेंटम तो हो सकता है चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सेकंड लॉज ऑफ मोशन की। मोमेंटम ध्यान रखना, ये फॉर्मूला बेटा, देखो लॉज ऑफ मोशन भैया बहुत खतरनाक चीज है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, किसका नाम नहीं ले रहा हूं, बार बार इसका डर लग रहा है मेरे को, किधर? अरे न्यूटन का। बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं, बोले न्यूटन के सड़क पे एप्पल की जगह कुछ और ले जाना था। ऐसा नहीं होता है बेटा। चलो इधर देखो, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to an external force is applied। मतलब समझ में आया? The rate of change of momentum is directly proportional to the एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। बेटा जहां पर रेट ऑफ चेंज की बात आ जाती है, जहां पर रेट लिखा हुआ आ जाता है, फिजिक्स में एक ऐसी फिजिक्स में अगर कहीं पे भी रेट लिखा हुआ आ जाए या कहीं पे भी
तो आप ये समझ लेना कि वो क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी टाइम डिपेंडेंट है। क्या है? टाइम डिपेंडेंट है, वो टाइम के साथ वेरी कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? वेरी विद टाइम। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैं इसको बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करता हूं। एक ब्लॉक लिया हमने m मास, क्या बोला मैंने? m मास का ब्लॉक लिया, यहां पर एक F एक्सटर्नल लगा दिया मैंने, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स मैंने इधर लगा दिया। तो ये क्या हुआ? पहले मान लो ये इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रही थी। किससे? u से। u क्या है आपका? इनिशियल वेलोसिटी। जब तुमने यहां पर फोर्स लगा दिया, ये बॉडी इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रही थी, अब आपने F एक्सटर्नल लगा दिया, तो ये बॉडी जो m मास की बॉडी थी, इसकी वेलोसिटी में बढ़ोतरी हो जाएगी। अरे इसमें बढ़ जाएगा ना वेलोसिटी। देखो फाइनल वेलोसिटी ये हो गया आपका, क्या हुआ? मास वही है, यहां पर ये बॉडी u से मूव कर रही थी, आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, धक्का दिया, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। वो आपका दोस्त पैदल पैदल जा रहा है, स्कूल में शरारती करते थे, आप आते से उसको धक्का मार देते थे, तो क्या होता था? उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती थी। बच्चे समझे? तो यहां पर अगर मैंने देखा, देखो मोमेंटम की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, इन्होंने बोला इनिशियल मोमेंटम को मैंने बोला p1, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तो m इनटू u हो गया। अरे फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया यहां पे? p2, क्या हो? m इनटू v। बात समझ में आ रहा है? हाँ, मोमेंटम ठीक है। अच्छा यहां पे चेंज इन मोमेंटम की बात करूं, चेंज इन मोमेंटम जो होता है ना बेटा, उसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा p से। ये डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो चेंज इन मोमेंटम आप क्या लिखोगे? अरे p2 माइनस में p1 बोलोगे, या फिर pf माइनस में p इनिशियल बोल दोगे। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। ठीक है सर, आप आओ इधर सेकंड लॉ पे। क्या बोल रहा हमारा सेकंड लॉ? सेकंड लॉ कह रहा है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो बच्चों, रेट की बात आ गई। रेट क्या भाव चल रहा है? नहीं, टाइम के हिसाब से। तो यहां पे लिख दिया मैंने फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा p अपॉन में t। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टाइम आ गया। अभी हमने दिखाया मोमेंटम को क्या लिख सकता हूं मैं? pf माइनस में p इनिशियल, या फिर p2 माइनस का p1 अपॉन में t अपॉन में t। चलो बच्चों देखो, तो f बराबर, इधर देखो सब दिखाया मैंने। p1 क्या है? p2 क्या होगा? mv माइनस में mu अपॉन में t। देखो कभी भी चेंज की बात करोगे ना, तो आप ज्यादा से कम को माइनस करोगे, तो ये p2 आपका ज्यादा होगा, p2 ग्रेटर देन p1। तो देखो यहां पे बात कर रहे हैं m, कॉमन ले लो m यहां पे, तो v माइनस u अपॉन में t। ठीक है, अच्छा ओ भैया सेकंड चैप्टर नंबर 8 मोशन, मोशन पढ़ा था अपन ने। फर्स्ट इक्वेशन मोशन v इक्वल टू u प्लस at, तो v माइनस u बाय a इज इक्वल टू t आएगा। इसको यहां पर रख देता हूं मैं। क्या कर रहा हूं मैं यहां पे? t को नीचे रखता हूं, t इज इक्वल टू a। a क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो फाइनली यहां पे क्या आ जाएगा? m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m, और इस पूरे के जगह पर दिया मैंने a का मतलब एक्सेलरेशन। ऑब्वियसली आप इसको मूव करोगे, यहां पे ट्रैवल करने के लिए इसने टाइम t लिया, तो क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगा ना, ऑब्वियसली। अब यहाँ पे ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये साइन होता है, इसको हटाने के लिए ना हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, F इक्वल टू K इनटू MA, जहां पर K एक क्या है? कांस्टेंट है, और इस K की वैल्यू क्या होती है 1। बट ये K की वैल्यू वेरी करती है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट में अलग अलग होता है। जैसे आप पढ़ोगे ग्रेविटेशनल में कैपिटल G होता है, वहां पे उसकी अलग वैल्यू होती है, ये एक्सपेरिमेंट वैल्यू। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या है मेरे पास? मास इनटू एक्सेलरेशन। अरे इसी का तो है सब कुछ, यही तो सारे काम खराब करता है। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां पर समझ में आ गया मुझे कि अगर आप एक बॉडी को वेलोसिटी एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो बॉडी क्या होगा? मूव करने लग जाएगा, और अगर वो मूव करने लग जाएगा तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, बहुत सारी चीज होती है। तो क्या यहां से न्यूमेरिकल बन सकता है ना? आराम से न्यूमेरिकल बन सकता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। आपके पास एक बॉडी है, इसका वेट है चलो 50 किलो। आपने यहाँ पे फोर्स लगाया, फोर्स बराबर नहीं मालूम कितना लगाया, आपने यहाँ पे फोर्स लगाया नहीं मालूम, इसकी बॉडी की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई 5।
ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या आप यहाँ पे फोर्स निकाल सकते हो? क्वेश्चन ऑब्वियसली मास इनटू एक्सेलरेशन 50 इंटू 5 तो कितना हो गया? अरे 15 इंटू 5 125 न्यूटन। हमने बात ही नहीं करी यार ऐसा यूनिट की। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसा यूनिट की हम बात कर ले तो मास का क्या होगा? केजी, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है तुम्हारा एक्सेलरेशन। इसी भाई साहब को बोला जाता है न्यूटन, जिन्होंने जिंदगी खराब कर रखी है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? न्यूटन। अच्छा लगे हाथ इस बात को बता दूं, मेरी बंदी थी, उसको मैं न्यूटन बोला करता था। क्यों? देखो इधर देखो बेटा, ये जो F इक्वल टू केजी, न्यूटन जो है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है आपका एसआई यूनिट। ठीक है, और एक यूनिट होता है तुम्हारा सीजीएस, जहां पर आप लेते हो सेंटीमीटर लेंथ को, इसको लेते हो ग्राम, और ये तो तुम्हारा टाइम सेकंड ही है। तो सीजीएस में क्या होता है? न्यूटन के एसआई यूनिट पर डायन। समझ गए? ठीक है, अच्छा, एक न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। तो समझ लो कि मैं उसको न्यूटन क्यों बोलता था, बहुत खतरनाक डाइन। चलो यार, ये बात समझ में आ रहा है? अरे ये तो ठीक है, अच्छा इतनी बात तो क्लियर है। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बड़ा न्यूमेरिकल हम आपसे बात करेंगे चैप्टर के एंड में। चलो अब हम देख लेते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अगर आप उसको डाइन बोलोगे तो वो आपको क्या बोलेगी? ऑब्वियसली उल्टा कुछ बोलेगी। तो मुझे बोलती थी एलियन, दिखता भी वैसे ही। ठीक है बेटा, कुछ समझ में आया? मैंने डायन बोला, उसने एलियन बोला। एक्शन अपोजिट रिएक्शन। तो चलो इसी बात का हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इधर क्या हो गया? डायन, उधर क्या हो गया तुम्हारा? एलियन। ओ सॉरी, बोलना ये चाह रहा हूं एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब यह हुआ बेटा, फोर्स तुम जो भी करोगे तुम्हें उसका रिटर्न मिलेगा। लेकिन कर्मा की बात हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे फोर्स की बात कर रहे हैं। ये देखो 17 लगा रहा हूं मैं, दीवार को रख रहा हूं। एक्शन फोर्स, इधर फोर्स लगाया मैंने, 100 न्यूटन का फोर्स इस वॉल पे लगाया। क्या इसको धकेल पाया? क्यों? क्या हुआ? जब मैंने इस पे 100 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया तो ये भी हमें 100 न्यूटन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन पे लगा रहे हैं। कैसे? देखो ये वॉल है, इस वॉल पे मैंने क्या करा? 100 न्यूटन का फोर्स, एक्शन, लाइट कैमरा एक्शन किया। ठीक है, इसको तो हिला तो पाऊंगा नहीं, ये वॉल है। तो ये क्या करेंगे? ये हमें भी 100 न्यूटन का रिप्लाई देंगे। ये क्या होगा आपका? रिएक्शन। आप देख सकते हो क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे है? क्या अपोजिट डायरेक्शन पे है ना? एक F इधर से इधर और एक उधर से उधर। तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो फोर्सेस है इसको कुछ ऐसा समझ लेते हैं। मेरे पास एक ब्लॉक है, मेरे पास एक टेबल है। ठीक है, ये टेबल को हमने यहाँ पे रखा है, थोड़ा दूर रखा हो ताकि तुमको समझ में आए। इसको मैंने बोल दिया 1, इसको बोल दिया मैंने 2। बॉडी 1 और 2 है। ये क्या करेंगे? ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक इस टेबल पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा वेट। और वेट W जो होता है ये M और G लगाते हैं। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस फोर्स को मैंने बोल दिया F12। इसका नाम यहां दे देता हूं F12। 1 लगाया इस पे, 2 पे। अब क्या करेगा? एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये जो अब ये टेबल, इसको ऊपर की डायरेक्शन पे एक फोर्स लगाएगा, जिसको क्या बोलूंगा? F21। और ये जो फोर्स रहेगा ये मेरा रहेगा रिएक्शन फोर्स। क्या रहेगा वो? रिएक्शन फोर्स। ये कौन लगाएगा?
ये टेबल लगाएगा। टेबल किस पे लगाएगा? ब्लॉक पे। और ये क्या करेगा? ये जो लगा रहा है ये कौन लगाएगा? ब्लॉक लगाएगा किस पे? टेबल पे। बात समझ में आ रहा है? एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। तो फाइनली अगर आप इस ब्लॉक को कुछ ऐसा देखोगे तो नीचे आपका रहेगा mg और ऊपर जो रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे n बोलेंगे r बोलो। n मतलब नॉर्मल रिएक्शन, r से डिनोट करते हैं। ये आपका इधर हो गया एक्शन, ये इधर हो गया आपका अरे रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पर r जो होगा r इज इक्वल टू mg और mg आपका क्या है? वेट। m क्या है? मास ऑफ द बॉडी। g क्या है? ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और g बराबर आप लोग 10 लेते हो ना। आगे के चैप्टर में समझ में आएगा, जस्ट इसके आगे के चैप्टर में समझ में आएगा। तो एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन, ये बात समझ में आ गया बेटा। इसके एप्लीकेशन बहुत खतरनाक है, ठीक है। ये एवरी एक्शन। अच्छा थोड़ा सा बड़े हो जाओ यार। यहां पर क्या हुआ? F12 ब्लॉक पे लग रहा है, बट F12 ब्लॉक लगा रहा है टेबल पे, टेबल लगा रहा है ब्लॉक पे। ऐसा कुछ हो गया क्या? लेकिन बेटा ये अपोजिट डायरेक्शन पे है क्या? तुम इधर तो हम इधर। अब एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है? एक पॉजिटिव तो दूसरा क्या हो गया? नेगेटिव। बच्चों देखो F12 इसको इधर ले आओ तो पॉजिटिव में F21 इज इक्वल टू 0। ये क्या हुआ? ये F नेट क्या हुआ इस केस में? इस सिस्टम में F नेट बराबर 0। क्या हुआ इस केस में? F नेट बराबर 0। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं अभी बता दूं, आप लोगों को 11th क्लास में सुनने को मिलेगा। अगर किसी भी बॉडी का F नेट 0 होता है तो उसका मोमेंटम कंजर्व होता है। अब बोलो सर मोमेंटम कंजर्व, हमको तो मालूम ही नहीं, अभी हम पढ़ाने वाले हैं। क्या बोला? अगर F नेट 0 देन मोमेंटम जो होगा मोमेंटम इज कंजर्व। और ये मोमेंटम कंजर्व को हम लोग थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। चलो ये बात तो समझ में आ गया। एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। तो मैंने उसको बनाया है, दूसरे में बोलूंगा एलियन। अब ये देखो आगे, अब इसके एप्लीकेशन। बेटा एप्लीकेशन जो है इसका बहुत खतरनाक है। अब मैं बोलूं कि वॉक, तुम चल कैसे पाते हो? हम लोग न्यूटन के रिएक्शन एक्सेलरेशन की वजह से ही हम लोग चल पाते हैं। देखो हम लोग बॉडी में ये पाँव को मैं दिखा नहीं सकता, हाथ दिखा देता हूँ। ये रखा मैंने जमीन पे, मान लो मैंने एक्शन जमीन पे, चलो जितना न्यूटन का है उसने अपोजिट रहा है, ठीक है, एक्शन रिएक्शन। अब तुम यही पाँव दलदल वाली जमीन पर रख दो जहां पे दलदल कीचड़ रहता है, तो क्या होगा? एक्शन तो होगा, रिएक्शन देने के लायक नहीं बचोगे। समझ रहे हो? चलो ठीक है। वॉक की वजह से दूसरा जो होता है बेटा रिकॉइल वेलोसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉइल वेलोसिटी? देखो हम लोग सनी पाजी की मूवी देखते हैं, वो क्या करते हैं? वो रॉकेट लॉन्चर कंधे पर रखते हैं और ये धाई से चला देते हैं। उनको कुछ नहीं होता, ऐसे हट्टा कट्टा खड़े रहते हैं। भैया अगर बताओ तरीके से हम जैसे लोग अगर वो रॉकेट लॉन्चर चला देना रख के, तो रॉकेट तो जाएगी, मान लो कि 200 किलोमीटर गई, हम जाएंगे 100 किलोमीटर। इतनी ज्यादा रिकॉइल वेलोसिटी होती है, झटका मारता पीछे। गन अगर चलाओगे तो आपको पीछे की तरफ जर्क महसूस होती है, उसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। तीसरी हम लोग अगर बात करें रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट प्रोपल्शन समझते हो बेटा? रॉकेट लॉन्चिंग जो होती है ना, उस टाइम में भी ये एक्शन रिएक्शन का बड़ा काम होता है। तो यार ये पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक चैप्टर बता देता हूं आपको। मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या बोला मैंने? मैंने बोला था ना यहाँ पे F नेट 0 था तो क्या होगा? मोमेंटम कंजर्व होगा। तो हम बात कर लेते हैं बेटा, उसके बाद इनके बारे में बात करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो कंजर्वेशन का मतलब बच्चों में तुमको समझा ये सकता हूं कि चेंज नहीं होना, इनिशियल बराबर फाइनल। जैसा आप इनिशियली में हो वैसे आप फाइनल स्टेट में भी हो। इस तरीके से हम लोग फिजिक्स में बात करते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक बॉडी है, बॉल 1 है, इसको m1 है, ये u से इधर जा रही है, किस है? u1 से, ठीक है, इस डायरेक्शन में ये u1 से जा रही है, ठीक है। एक और है जिसका मास है m2, क्या है? m2, ठीक है। ये क्या जा रहा है? u2 से इधर जा रही है, दोनों जा रही है। आपका इस केस में u1 थोड़ा ज्यादा है u2 से, तो क्या हुआ? चलते चलते
कहीं धक्का मार दूंगा। इसने इसको क्या करा, धक्का मार दिया, तो ये बॉडी क्या हो गया, इसको धक्का मारा तो ये कोलाइड कर दिया। तो कोलाइड कर दिया तो ऐसे के जिससे चिपक जाएगी, जैसा भी हुआ होगा। ये क्या है, बिफोर कोलिजन। क्या हुआ ये, बिफोर कोलिजन। अब इसको यहाँ पे ये कोलाइड हो गई, ऐसा धक्का मारा एक दूसरे को, ये m1 ये m2 आपका वही है। अब यहाँ पे हम इसके वेलोसिटीज के बारे में बिल्कुल नहीं बता सकते। ऑब्वियसली इनकी वेलोसिटी जो होगी वो चेंज हो जाएगी, आप इस चीज को समझ सकते हो। अब मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पर कोलिजन जब हो गया तब आपका m1 कुछ ऐसी जाएगी एक v1 वेलोसिटी से, और आपका m2 जो है ये कुछ ऐसी जाएगी v2 वेलोसिटी से। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया, बिफोर कोलिजन। अब दोनों की वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, इंटरचेंज वगैरह भी हो सकता है, ये केसेस हमें अभी नहीं देखना है, वो 11th क्लास में पढ़ते हैं बेटा। तो यहाँ पर देखो ये बिफोर कोलिजन और ये क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन, ये इंटरमीडिएट स्टेट है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मोमेंटम इनिशियल बराबर फाइनल होगा। देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है कि आप ये बोलो मोमेंटम ऑफ सिस्टम, मोमेंटम ऑफ पूरे का सिस्टम जो होगा वो जीरो होगा। जीरो होगा इसका मतलब P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। यहां पर जो इसका मोमेंटम होगा यहां पर उसके मोमेंटम के बराबर होगा। बोले कैसे? मोमेंटम यहां पर इस केस में कंजर्व होगा, P ऑफ सिस्टम जो होगा वो जीरो, दैट मींस P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। तो चलो इसका मोमेंटम हम निकालते हैं बेटे। तो यहां देखो इसका मोमेंटम क्या बनूंगा, m1 u1, इसका मोमेंटम m2 u2। चलो p1 बोल दो या इसको p2 बोल दो। अब यहां देखो इसका p1 डैश बोल दो, m1 v1 और इसका p2 डैश बोल दो, m2 v2। क्या था हमारा, p इनिशियल बराबर p फाइनल। तो यहां पर इसका टोटल मोमेंटम लेना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा m1 u1 प्लस में m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस में m2 v2। क्या ये बात समझ में आ रहा है बेटा? ये है तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कितनी सड़ी सी बात है, पर सर ऐसे समझ में नहीं आएगा, हमें तो क्वेश्चन कराओ। देखो क्वेश्चन भी नहीं करा रहे, हम आपको बता रहे रिकॉइल वेलोसिटी। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, व्हाट यू मीन बाय रिकॉइल वेलोसिटी। देखो रिकॉइल वेलोसिटी बहुत कम की चीज है। ये देखो गैंग्स ऑफ वासेपुर गोली धंधन, हम तुम में इतने छेद करेंगे कि तुम खोखा बेच के करोड़पति बन जाओगे। ये देखो यार गन बनाता नहीं आ रहा, बंदूक चलाएंगे हम, सॉरी हम मास्टर लोग बेटा। ठीक है, ये अंदर है गोली, गोली कहाँ है, ये अंदर है इस पूरे सिस्टम में। अब ये गन लिया, ये क्या है, रेस्ट पे है। यहाँ पर तो बात करूंगा, गन का मास है कैपिटल M, इसका मास है छोटू m। ठीक है, ये क्या है, रेस्ट पे। अब तुमने क्या कर दिया, फायर। ठीक है, अब फायर कर दिया तो हमें भी बिल्कुल पहले के जैसे गन बनाना पड़ेगा। चलो ऐसा गन बना लिया। अब जब फायर हो गया तो बेटा क्या होगा, यहाँ पे जो बुलेट है आपकी जरा सी स्मॉल m एक वेरी हाई वेलोसिटी लेके निकल जाएगी इधर, ये स्मॉल v है। ठीक है, इसका मास क्या है, कैपिटल M, लेकिन ये जो होगा एक कैपिटल V लेके चल, ये जो V रहेगा ये क्या इस डायरेक्शन में होगा, यही है तुम्हारा रिकॉइल वेलोसिटी। क्या बोला मैंने, ये डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आपको लगेगा जर्क, आपको लगेगा झटका, सनीपा जी जैसा नहीं, आपको लगेगा झटका। ठीक है, तो फिर होगा क्या यहां पर, इस फॉर्मूला को मैं बिल्कुल नहीं मिटा रहा हूं। देखो क्या होगा, इस केस में फायर करते हैं यहाँ पे, इनिशियली ये रेस्ट था और फाइनल क्या हो गया, ये आपका हो गया इनिशियल और ये हो गया आपका फाइनल। इस केस में क्या हुआ बेटा कि P इनिशियल बराबर P फाइनल होगा। क्यों, आपका मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। मोमेंटम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। P फाइनल बराबर P इनिशियल बराबर P फाइनल। देखो इनिशियल जो है ये किसमें, रेस्ट पर है क्या, तो मैंने बोला P इनिशियल तो क्या हो गया आपका जीरो, लेकिन P फाइनल क्या हो गया आपका, मास इनटू वेलोसिटी। अरे क्या हुआ, मास ऑफ बुलेट इनटू मास ऑफ वेलोसिटी प्लस में मास ऑफ गन इनटू मास ऑफ
गन वेलोसिटी ऑफ गन जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी रहेगा। ठीक है, अब हम ये लगा देते हैं P इनिशियल बराबर P फाइनल। तो देखो P इनिशियल बराबर P फाइनल की बात करें तो इनिशियल क्या था, रेस्ट पर था तो 0 ना, अरे इसकी वेलोसिटी भी 0, इसकी वेलोसिटी भी 0। अब फाइनली क्या हो गया, mv प्लस में बड़ा m बड़ा v। चलो अब हटा दो इसको, इसका काम हो गया। ठीक है, एक काम करो बच्चों, इस पे कर ले आओ, माइनस में छोटा m एंड छोटा v, बड़ा m बड़ा v। ठीक है, बड़ा v निकालना है मुझे, तो माइनस m छोटा u और कैपिटल M। बच्चों ये है रिकॉइल वेलोसिटी। बोले सर ये माइनस साइन क्यों आया, नेगेटिव साइन इंडिकेट अपोजिट डायरेक्शन। क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। देखो ये होता है रिकॉइल वेलोसिटी। क्या होता है ये रिकॉइल वेलोसिटी होता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा रिकॉइल वेलोसिटी का, हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहां देखो मैंने यहां पर बोला वेलोसिटी